हेलो एवरीवन। सो आज की इस क्लास में बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ 10th है और इससे पहले 9th और क्लासेस हो चुकी हैं। इनका प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन हैं? हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, गिलिन एंड गिलिन, एम.एन. श्रीनिवास। बुक का नाम क्या है? पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स पहले ही कराई जा चुकी है, इस पर क्लास हो चुकी है। किसकी है ये बुक? पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट बुक्स का फोल्डर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड की ये बुक है। रॉबर्ट रेडफील्ड की बुक है पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर रॉबर्ट रेडफील्ड की है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी, ठीक है। कृषक समाज की अवधारणा अपनी इसी पुस्तक में दी थी। बुक का नाम क्या है? पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। पूछा जा सकता है कि कृषक समाज की अवधारणा उन्होंने किस पुस्तक में दी है, तो बुक का नाम याद रखिएगा, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर है। और कृषक समाज को इन्होंने अवशिष्ट समाज कहा था। कृषक समाज को क्या कहा था? अवशिष्ट समाज कहा था, ये भी याद रखिएगा। और इसके अलावा इनकी जो अन्य अवधारणाएं हैं, जैसे कि लघु समुदाय की अवधारणा, ठीक है, लघु समुदाय की अवधारणा इन्होंने दे रखी है। इसके अलावा कृषक समाज की अवधारणा भी आपको बताया गया है। लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की भी अवधारणा इनकी हो जाएगी। लोक समाज की अवधारणा और लोक संस्कृति की अवधारणा भी रॉबर्ट रेडफील्ड की ही है, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? किसने अंतः विवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? ऑप्शंस दे रखे हैं, जीएस घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, एन.के. दत्ता। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बताइए इनमें से किसने अंतः विवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? सही क्या होगा यहाँ पर? जीएस घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, एन.के. दत्ता ऑप्शंस दे रखे हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? देखिए, जाति व्यवस्था की बात आती है तो जाति व्यवस्था की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो वर्णन है या अध्ययन है वो जीएस घुरिये ने किया था अपनी बुक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में। याद रखिएगा, बुक भी इंपॉर्टेंट है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये किसकी बुक है? जीएस घुरिये की है। और जीएस घुरिये ने इस पुस्तक में जाति व्यवस्था का उन्होंने अध्ययन वर्णन किया है। और उन्होंने जाति व्यवस्था से संबंधित 6 महत्वपूर्ण विशेषताएं भी बताई थी। और 6 जो विशेषताएं हैं ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद होना चाहिए, पता होनी चाहिए। पहला क्या है इनका जो इन्होंने विशेषता बताई है कास्ट सिस्टम की? समाज का खंडात्मक विभाजन। समाज का खंडात्मक विभाजन। दूसरी विशेषता है संस्तरण। दूसरी क्या हो जाएगी? संस्तरण हो जाएगी। तीसरी है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। चौथी हो जाएगी विभिन्न जातियों की सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार। विभिन्न जातियों की सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यता व विशेषाधिकार। और फिर लास्ट जो आती है पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, ठीक है, पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। और लास्ट में विवाह संबंधी प्रतिबंध आ जाएगा। और यहाँ पर सही क्या होगा? अंतः विवाह की जो विवेचना है जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जीएस घुरिये ने की है। जीएस घुरिये ने अंतः विवाह को जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना था। जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी अंतः विवाह को माना था जीएस घुरिये ने। और जीएस घुरिये का ये भी कहना था कि अगर हमें जाति व्यवस्था को, जाति प्रथा को खत्म करना है तो अंतर जातीय ज़्यादा से ज़्यादा क्या होनी चाहिए? अंतर जातीय विवाह होने चाहिए। इसके ज़रिए ही हम जाति व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
हिंदू विवाह के निम्न प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया है? अब देखिए यहाँ पर मैरिज की बात हो रही है और मैरिज यानी कि विवाह को पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है और इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। तो जितने भी एग्जाम चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, जितने भी अभी तक टॉपिक कंप्लीट कराए गए हैं टॉपिक्स, तो सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए कराए गए हैं। सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्लासेस जो ली गई हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हिंदू विवाह के जो निम्न प्रकार दिए गए हैं इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं है। हिंदू विवाह के प्रकार कितने बताए गए थे? 8 प्रकार बताए गए थे। 4 प्रशस्त विवाह यानी उच्च कोटि के और 4 अप्रशस्त विवाह यानी कि निम्न कोटि में आते हैं। बताया गया है आप लोगों को। ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, आर्ष विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, असुर विवाह है, गंधर्व विवाह है, राक्षस विवाह है, पैशाच विवाह है। ये 8 प्रकार है हिंदू विवाह के। यहाँ पर जो उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया है वो क्या हो जाएगा? गंधर्व विवाह होगा। ठीक है, गांधर्व विवाह होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है। इसे कहते हैं परिवीक्षा विवाह, घुसपैठ विवाह, परीक्षण विवाह या फिर शक्ति विवाह। जब ट्राइबल सोसाइटी पर क्लास ली गई थी जनजाति समाज पर, तो वहाँ पर जनजातियों का जो विवाह स्वरूप है उसके बारे में भी बताया गया था। किस जनजाति में कौन सा विवाह देखने को मिलता है। एंड ट्राइबल सोसाइटी ये भी इम्पॉर्टेंट है। जनजाति समाज, इससे संबंधित भी प्रश्न ज़्यादातर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। इस पर भी क्लास हो चुकी है। तो यहाँ पर परीक्षण विवाह होगा। एंड कमेंट बॉक्स में आपको बताना है परीक्षण विवाह किस जनजाति में पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार को विभेद किया गया था इनमें से किसके द्वारा? मर्डॉक, मैकेवर, वार्नर, मॉर्गन। बताइए, अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार को विभेद किया गया था इनमें से किसके द्वारा? किसने परिवार के 2 प्रकार अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार बताए हैं? मर्डॉक, मैकेवर, वार्नर, मॉर्गन दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? मॉर्गन ने कितने बताए थे परिवार के प्रकार? पहला समरक्त परिवार बताया था, दूसरा समूह विवाही परिवार, तीसरा युगल परिवार, चौथा पित्त सत्तात्मक परिवार और आखिरी में एक विवाही परिवार की बात की थी। यहाँ पर वार्नर हो जाएगा। वार्नर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, पूर्वभाषी समाजीकरण का अर्थ है, ऑप्शंस देखते हैं, अज्ञात भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, निश्चित भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, व्यावसायिक भूमिकाओं के लिए समाजीकरण। पूर्वभाषी समाजीकरण किसे कहा जाता है? इनमें से कौन पूर्वभाषी समाजीकरण को सही तरीके से स्पष्ट कर रहा है? सही क्या होगा यहाँ पर? सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। उसमें भी इसके बारे में बताया गया था पूर्वभाषी समाजीकरण किसे कहा जाता है। यहाँ पर सही क्या होगा? भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिकाओं के लिए जो वर्तमान में की जाने वाली जो तैयारियां होती हैं उसे ही पूर्वभाषी समाजीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने यह तर्क दिया है कि प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, हाइमन, मर्टन, C.H. कूले, एम मीड। बताइए, प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है, इनमें से किसका यह तर्क है? हाइमन, मर्टन, C.H. कूले, एम मीड ऑप्शंस दे रखे हैं।
तो यहाँ पर राइट आंसर मर्टन हो जाएगा, रॉबर्ट किंग मर्टन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को निम्न रूप में जाना जाता है: परिस्थिति असंगति, परिस्थिति क्रम, परिस्थिति पुंज, परिस्थिति उत्तराधिकार। सही क्या होगा? स्टेटस एंड रोल यानी कि परिस्थिति और भूमिका, इस टॉपिक पर पहले क्लास ली जा चुकी है। प्लेलिस्ट में आपको 2 फोल्डर मिल जाएगा एंड दोनों ही फोल्डर्स में जितनी भी क्लासेस हैं सभी क्लासेस को आपको देखना है क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टेटस एंड रोल यानी कि परिस्थिति और भूमिका से संबंधित जितनी अवधारणाएं हैं उनको वहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। एमसीक्यूज को सॉल्व कराते हुए वहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया था। कॉन्सेप्ट है क्या, किसका है, काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया है। तो उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट से पूछे जाते हैं। अब डायरेक्टली कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता है कि ये कॉन्सेप्ट है किसका, अवधारणा किसकी है। स्टेटमेंट ऐसे दे लेंगे, ऐसे जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे हो, और इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न होते हैं इसी टाइप के। तो समाज में हर एक व्यक्ति की कई सारी परिस्थितियाँ होती हैं और एक व्यक्ति से जुड़ी हुई विभिन्न परिस्थितियों को इनमें से क्या कहा जाएगा? परिस्थिति असंगति कहेंगे, परिस्थिति क्रम कहेंगे, परिस्थिति पुंज कहेंगे या फिर परिस्थिति उत्तराधिकार कहेंगे। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? देखिए स्टेटस सेट होगा, स्टेटस सेट यानी कि परिस्थिति पुंज होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड ये स्टेटस सेट जिसे परिस्थिति पुंज कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट है किसका? मर्टन का है कॉन्सेप्ट। ठीक है, मर्टन की ये अवधारणा है। देखिए व्यक्ति की सिर्फ एक ही परिस्थिति नहीं होती है, ठीक है, व्यक्ति की, जैसे कि रॉल्फ लिंटन ने क्या कहा था, इन्होंने सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन में। ये भी याद रखिएगा, परिस्थिति और भूमिका की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से वर्णन या अध्ययन किसने किया है, किसने बात कर रखी है? तो रॉल्फ लिंटन ने की है। किस बुक में की है? द स्टडी ऑफ मैन में। ठीक है, ये दोनों ही इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। और इन्होंने यानी कि लिंटन ने परिस्थिति के 2 प्रकार बताए थे। एक तो जन्मजात परिस्थिति और दूसरी है अर्जित परिस्थिति। जन्मजात परिस्थिति जिसे व्यक्ति जन्म से ही प्राप्त कर लेता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी परिस्थिति आ जाएंगी? कास्ट आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, है ना। और अर्जित परिस्थिति है जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता से प्राप्त करता है। टीचर बन रहा है, आईएएस ऑफिसर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, तो व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त कर रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों को अर्जित परिस्थिति कहा जाएगा। तो व्यक्ति की केवल एकमात्र परिस्थिति नहीं होती है, कुछ जन्म से मिली होती हैं परिस्थितियाँ और कुछ परिस्थितियाँ वह अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। जब इन्हीं सारी परिस्थितियों को मिला दिया जाता है, इन्हीं सभी यानी कि जन्मजात परिस्थिति और अर्जित परिस्थितियों का जो योग होता है वही क्या कहलाता है? परिस्थिति पुंज कहलाता है, स्टेटस सेट कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को कहते हैं प्रथा, परंपरा, सभ्यता, संस्कृति। मनुष्य का सीखा हुआ व्यवहार क्या कहलाता है? प्रथा, परंपरा, सभ्यता, संस्कृति। ऑप्शंस दे रखे हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? कल्चर होगा, संस्कृति होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति क्या है? एक सीखा हुआ व्यवहार है, हस्तांतरित की जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। जीवन जीने का एक ढंग है ना, इस पर भी क्लास ली जा चुकी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, अपनी स्वयं की संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति कहलाती है। ऑप्शंस दे रखे हैं, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृतिकरण, स्वसंस्कृतिकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। अपनी स्वयं की संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर मूल्यांकन करने की जो प्रवृत्ति है वह क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर?
ऑप्शन सी होगा, स्वसंस्कृतिकरण। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नृजाति केंद्रवाद जिसे कहा जाता है, और ये अवधारणा है किसकी? समनर की है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपनी संस्कृति के मूल्यों मानदंडों से दूसरे की संस्कृति की जांच करता है, उसको परखता है, और अंत में वो क्या पाता है कि उस व्यक्ति की जो संस्कृति है वो दूसरे की संस्कृति से क्या है, बेहतर है, उच्च है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, इनमें से किस विवाह के स्वरूप को राजी खुशी विवाह कहते हैं? हरण विवाह, सहपलायन विवाह, हठ विवाह, विनिमय विवाह। बताइए। हरण विवाह, सहपलायन विवाह, हठ विवाह, विनिमय विवाह है, और ये विवाह के स्वरूप जनजातियों के हैं। इनमें से किस विवाह के स्वरूप को राजी खुशी विवाह कहा जाता है? सही क्या होगा? सही होगा सहपलायन विवाह। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्राइब कास्ट एंड नेशन। अब ये किसकी बुक हो जाएगी? आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली, वेरियर एल्विन, के.एस. सिंह ऑप्शंस दे रखे हैं। ट्राइब कास्ट एंड नेशन, आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली, वेरियर एल्विन, के.एस. सिंह ऑप्शंस हैं। ट्राइब कास्ट एंड नेशन बुक का नाम है। किसकी हो जाएगी बुक? ये सारी बुक्स कराई जा चुकी हैं। एफ.जी. बेली, एफ.जी. बेली की है ट्राइब कास्ट एंड नेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा। बताइए। गुडे, एडिरॉस, टॉलकेट पार्सन्स, आई.पी. देसाई ऑप्शंस दे रखे हैं। एकांतिक नाभिकीय परिवार। देखिए अभी जल्दी ही बिहार पीजीटी एग्जाम से पहले एक क्लास ली गई थी सोशियोलॉजी की जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर, यानी कि समाजशास्त्र की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उन पर एक क्लास हुई थी, और उस क्लास में 200 से ज़्यादा, ठीक है, 200 से ज़्यादा अवधारणाएं कराई गई थी उस एक क्लास में। और जितनी भी अवधारणाएं बताई गई थी इम्पॉर्टेंट है, उसमें एमसीक्यूज नहीं कराए गए थे, केवल कॉन्सेप्ट बताया गया था। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, जिन्होंने क्लास नहीं देखी उसे ज़रूर देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उसमें ये भी बताया गया है इस अवधारणा के बारे में। एकांतिक नाभिकीय परिवार किसकी हो जाएगी? टॉलकेट पार्सन्स की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पार्सन्स। इनके 3 महत्वपूर्ण योगदान हैं समाजशास्त्र में। सबसे पहला हो जाएगा फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद, दूसरा हो जाएगा सोशल सिस्टम यानी कि सामाजिक व्यवस्था, और तीसरा हो जाएगा सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया। ये 3 महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं पार्सन्स के समाजशास्त्र में। इसके अलावा द्वितीयक संस्था की अवधारणा दे रखी है, संस्थाकरण की भी अवधारणा पार्सन्स ने दी हुई है। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है मूलभूत आवश्यकताओं और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर एक प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शंस में मेलानोव्स्की, ए.एल. क्रोबर, आर.के. मर्टन, हर्बर्ट स्पेंसर हैं। मूलभूत आवश्यकताओं और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दे रखा है? राइट आंसर क्या होगा? देखिए मेलानोव्स्की होगा यहाँ पर, ए यहाँ पर राइट होगा। मेलानोव्स्की व्यक्तिवादी प्रकारवादी के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, मानवीय आवश्यकता या मूलभूत आवश्यकता सिद्धांत कह लिया जाए, मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था और 3 तरह की आवश्यकताओं की बात की थी। प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है, या प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता, तृतीयक आवश्यकता का सिद्धांत किसका है? तो याद रखिएगा मेलानोव्स्की का है। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति का जो साधन है, मेलानोव्स्की ने संस्कृति को बताया था, कल्चर को बताया था। यानी कि मानवीय आवश्यकता की पूर्ति का साधन क्या है? संस्कृति है, ये मेलानोव्स्की का कहना था। और मेलानोव्स्की ये भी कहते हैं कि व्यक्ति ने ही अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति का निर्माण किया है। और संस्कृति किस तरीके से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में जो योगदान देती है, उसी के संदर्भ में इन्होंने फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद की भी इन्होंने बात की है।
ठीक है। इसके अलावा जादू और विज्ञान की भी बात इन्होंने की है। जादू के दो प्रकार बताए थे, सफ़ेद जादू जो कि दूसरों के कल्याण के लिए, अच्छाई के लिए किया जाता है, उसे सफ़ेद जादू कहा। काला जादू जो कि दूसरों को कष्ट पहुंचाने, हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो उसे काला जादू कहा। तो ब्लैक मैजिक एंड वाइट मैजिक का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मेलानोव्स्की का है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, इनमें से किसका मोहाना गांव पर अध्ययन है? ठीक है, इनमें से किसने मोहना गांव या मोहाना गांव करके लिखा होता है, उस पर अध्ययन किया है? बी आर चौहान, डी एन मजूमदार, डी पी मुखर्जी, एस सी दुबे ऑप्शंस हैं। फील्ड वर्क, इससे भी रिलेटेड प्रश्न बनते हैं और फोल्डर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, उसमें आई थिंक 2-3 क्लासेस ली गई हैं फील्ड वर्क से रिलेटेड। किस जनजाति पर अध्ययन किया है समाजशास्त्री ने, या किस गांव पर अध्ययन किया है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो मोहाना गांव पर अध्ययन किसका है? डी एन मजूमदार का है, और डी एन मजूमदार ने हो जनजाति पर भी अध्ययन किया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, समाज के इन 4 स्वरूपों का वर्णन किसने किया? सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज, तिहरे मिश्रित समाज। ऑप्शंस है दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गन, मर्डॉक। बताइए, दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गन, मर्डॉक ऑप्शंस दे रखे हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर, इन्हें सामाजिक डार्विनवादी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। सामाजिक डार्विनवादी किसे कहा जाता है? तो स्पेंसर को कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है। सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्पेंसर ने किया था। ठीक है, योग्यतम उत्तरजीविता का सिद्धांत भी इनका है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसे कहा जाता है, वो भी स्पेंसर ने ही दिया है। और इसके अलावा इनकी जो पुस्तकें हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल है जो कि इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। और समाज के 2 प्रकार भी इन्होंने बताए थे, एक सैनिक समाज या शिकारी समाज, और दूसरा औद्योगिक समाज। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किसने जाति और संयुक्त परिवार को हिंदू सामाजिक संगठन के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ बताए हैं? हिंदू सामाजिक संगठन के जो 2 महत्वपूर्ण स्तंभ है, उनमें से एक जाति है और दूसरा ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार। ऑप्शंस है के एम कपाड़िया, एम एस गोरे, के एम पार्निकर, इरावती कार्वे। के एम कपाड़िया, एम एस गोरे, के एम कपाड़िया, एम एस गोरे, के एम पार्निकर, इरावती कार्वे ऑप्शंस दे रखे हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? इरावती कार्वे ने कास्ट सिस्टम की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई थी, एक तो अंतर्विवाह बताया था और दूसरा परंपरागत पेशा बताया था। जाति को विस्तारित नातेदारी समूह कहा था इन्होंने। यहाँ पर हिंदू सामाजिक संगठन के जो 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, एक तो जाति व्यवस्था और दूसरा संयुक्त परिवार, इनमें से किसने बताया है? के एम पार्निकर ने बताया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि परिवार एक दमनकारी संस्था है? परिवार को एक दमनकारी संस्था इनमें से किसने माना है? सर हेनरी मैन, मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, वेस्टरमार्क। बताइए, हेनरी मैन, मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, वेस्टरमार्क ऑप्शंस दे रखे हैं। परिवार एक दमनकारी संस्था है, इनमें से किसका तर्क है? सही क्या होगा यहाँ पर? वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ पर पूछा जा रहा है, इनमें से कौन से प्रकार की गतिशीलता लिपसेट एंड बेंडिक्स ने नहीं बताई है? ऑप्शंस में अंतःपीढ़ी गतिशीलता, अंतरपीढ़ी गतिशीलता, स्थितिक गतिशीलता और प्रस्थितिक गतिशीलता दिया हुआ है। तो सही क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने जनजातीय आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजातीय जातीय सात्यक्य प्रतिरूप प्रस्तुत किया? एम एन श्रीनिवास, सुरजीत सिन्हा, एस सी दुबे, डी एन मजूमदार ऑप्शंस है।
जनजातीय आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजातीय जातीय सातत्य मॉडल इनमें से किसने दिया है? राइट क्या होगा? सुरजीत सिन्हा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड द फैमिली, अब ये पुस्तक किसकी है, किससे संबंधित है? माइकल यंग एंड पीटर विलमोट, विलियम जे गुडे, लॉरेंस स्टोन, आईपी देसाई। ऑप्शंस हैं। बुक का नाम क्या है? वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड द फैमिली। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड द फैमिली, माइकल यंग एंड पीटर विलमोट, विलियम जे गुडे, लॉरेंस स्टोन, आईपी देसाई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जे गुडे। गुडे की ये बुक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस है एंथोनी गिडेंस, मिशेल फूको, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी किसकी हो जाएगी बुक? इंपॉर्टेंट बुक है, बुक अक्सर ये वाली पूछ ली जाती है। रेडक्लिफ ब्राउन की है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जातीय भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है जो गंगा और यमुना के मैदानों पर पोषित हुआ है और उधर से देश के अन्य भागों में पहुंचा है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है इरावती कार्वे, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, एम.के. गांधी। भारत में जातीय भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है जो गंगा और यमुना के मैदानों पर पोषित हुआ और उधर से देश के अन्य भागों में पहुंचा है। इरावती कार्वे, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, एम.के. गांधी ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? जी.एस. घुरिये होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी बुक दी गई है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसकी हो जाएगी? ऑप्शंस हैं गुडे एंड हॉट, पी.वी. यंग, सी.ए. मोजर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। गुडे एंड हॉट, पी.वी. यंग, सी.ए. मोजर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसकी हो जाएगी? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? पी.वी. यंग, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शोध के निष्कर्षों को दोहराने की क्षमता कहलाती है वैधता, विश्वसनीयता, सेरेडिप्टी यानी संयोग या फिर उत्तरदायित्व। शोध के निष्कर्षों के दोहराने की क्षमता क्या कहलाती है? उसे क्या कहा जाएगा? विश्वसनीयता कहा जाएगा। बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, धर्म की उत्पत्ति के सामाजिक सिद्धांत अथवा टोटेमवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टाइलर, मैक्स मुलर, स्पेंसर, दुर्खिम। ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर बताइए? दुर्खिम होगा। दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति के पहले, इनसे पहले जो भी सिद्धांत रहे थे, जैसे कि प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत था, आत्मावाद का जो सिद्धांत था, जो कि धर्म की उत्पत्ति से संबंधित थे, उन सभी का खंडन करते हुए धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। और जो धर्म की उत्पत्ति का धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप इन्होंने बताया था वो टोटेमवाद को बताया था। और यहाँ पर यह भी बात याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर दुर्खिम का अध्ययन रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर दुर्खिम ने अध्ययन किया है। अब दुर्खिम के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर ली जाए तो एक जो पहली बुक है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। पहली बुक का नाम क्या है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है। सेकेंड बुक इनकी आती है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड, ये सेकेंड बुक हो जाएगी। फिर इसके अलावा द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये हो जाएगी थर्ड। और फिर आती है एक सुसाइड करके बुक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी दुर्खिम के। और इसके अलावा अगर इनके अवधारणाओं के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की अवधारणा। सेकंड हो जाएगी सामूहिक प्रतिनिधित्व या सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा।
और एकता के भी 2 प्रकार इन्होंने बताए थे, साविवी एकता और यांत्रिक एकता। ठीक है, धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत, जिसके बारे में अभी आपको बताया गया है, ये एक अवधारणा है। आत्महत्या का भी सिद्धांत दिया, जिसमें आत्महत्या के 4 प्रकार बताए थे इन्होंने, और सामाजिक श्रम विभाजन की अवधारणा। तो ये सारी अवधारणाएं किसके हैं, सिद्धांत किसके हैं, दुर्खीम के हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, यह कथन किसका है? मैकेवर एंड पेज, बोगार्डस, वॉर्ड, पियर्सन। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं होते हैं, किसका तर्क है? कई बार यूपी पीजीटी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, नेट के एग्जाम में भी आया है। मैकेवर एंड पेज, और मैकेवर एंड पेज की एक इंपॉर्टेंट बुक का नाम क्या है? सोसाइटी, समाज। नेक्स्ट है, मिलान करना है किराएदारों उप किराएदारों से किराया एकत्र करना क्या कहलाएगा? मालिक, बटाईदार, किसान, मजदूर। फिर बी में है, खेतों में काम करने वाले कृषक जिनका संपत्ति में हित निहित, उन्हें क्या कहा जाएगा? मुख्य रूप से जो अन्य भूमि पर काम करके अपनी आजीविका कमाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? बिना सुरक्षा के पट्टे पर दूसरों के लिए खेती करने वाले को क्या कहा जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? बी राइट होगा, यानी कि किराएदारों और उप किराएदारों से एकत्र करना क्या कहलाता है? मालिक कहलाता है। खेतों में काम करने वाले कृषक जिनका संपत्ति में हित निहित होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? किसान कहा जाता है। मुख्य रूप से अन्य भूमि पर काम करने वाले अपनी आजीविका को कमाते हैं, ऐसे वाले लोगों को क्या कहा जाएगा? मजदूर कहा जाएगा। और फिर बिना सुरक्षा के पट्टे पर दूसरों के लिए खेती करना क्या कहलाएगा? बटाईदार। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए कुछ अधिनियम दिए गए हैं। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 से रिलेटेड हो जाएगा। चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम 1971, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया है? भारत में जो ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, उस पर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण का जो प्रभाव पड़ा है, उस पर अध्ययन इनमें से किसका रहा है? एम.एस. गोरे, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, इरावती कार्वे ऑप्शंस दे रखे हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम.एस. गोरे हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।